डीएनए मित्रों, आज हुमायूं कबीर के एक और दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हुमायूं कबीर ने बार बार दावा किया कि आज उनके कार्यक्रम में सऊदी अरब से कई विशेष मेहमान आने वाले हैं। आज नई बाबरी के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची भीड़, जिसे फीता काटकर वापस कर दिया गया, वो भी सऊदी से आए विशेष मेहमानों को पहचानने की कोशिश करती रही, लेकिन सऊदी से आए शेखों को लेकर असमंजस बना रहा। दावा किया गया था जो लोग मंच पर बैठकर कुरान का पाठ कर रहे हैं वो सऊदी से आए हैं। इनके नाम इस्लामिक गुरु हजरत मौलाना मुफ्ती सूफियान और इस्लामिक गुरु शेख अब्दुल्ला बताया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें मौलाना मुफ्ती सूफियान कौन है और शेख अब्दुल्ला कौन है, ये हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनसे किसी का परिचय नहीं करवाया गया। ये दोनों मंच पर बैठकर कुरान और हदीस का पाठ करते रहे, लेकिन मंच पर इनको और कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। और हुमायूं कबीर के साथ फीता काटने के बाद ये कहां चले गए, इसका भी पता नहीं चल पाया। आप ये भी कह सकते हैं कि शेखों के लिबास में दिख रहे इन दो लोगों को हुमायूं कबीर ने कहां छिपा दिया, ये कैमरे भी नहीं ढूंढ पाए। सऊदी अरब से आए मेहमानों पर जिस तरीके की गोपनीयता बरती गई, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी से आए ये मेहमान कौन हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनको सऊदी से यहां पर क्यों बुलाया गया और क्या ये वाकई सऊदी अरब से आए हैं। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं कर रहे कि जो मेहमान मंच पर दिखे वो सऊदी से आए थे या फिर नहीं आए थे, क्योंकि मीडिया को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। और इसीलिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए हमने सीधे हुमायूं कबीर से सवाल पूछा। आज आपको सऊदी के मेहमानों पर हुमायूं कबीर के जवाब को भी ध्यान से सुनना चाहिए। जो बड़े मेहमान आने थे वो आए? हाँ, आया तो। कौन कौन आए थे? जो आया तो कैमरा देख खुल के देख लीजिए ना। नहीं, बताने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आने दिया, आपको सामने रखा, वो लोग मेरा साथ है। दादा, आप पहले भी कह रहे थे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन नाम नहीं बताया। अभी भी आप नहीं बता रहे हैं। मेरा इतना नाम बोलने का क्या जरूरत है? ये तो आप सब देख लिया डायस में कितना आदमी था। आपने हुमायूं कबीर के इस बयान को सुना। जिस शख्स को सऊदी के मेहमानों के सस्पेंस को खत्म करना था, उनके जवाब ने सस्पेंस को और ज्यादा गहरा कर दिया। सवाल उठ रहा है, आखिरकार हुमायूं कबीर सऊदी के मेहमानों का नाम क्यों छिपा रहे हैं? वो क्यों लोगों को इनकी सही पहचान नहीं बताना चाहते? जिन लोगों के साथ हुमायूं कबीर ने नई बाबरी का निर्माण शुरू करने के लिए फीता काटा, अगर मंच से लोगों को सऊदी से आए उन मेहमानों की जानकारी दे दी जाती तो क्या बिगड़ जाता? अगर मीडिया से उनकी बात करवा दी जाती तो कौन सी कयामत आ जाती? आज हमारे देश की एजेंसियों को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जानना देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। सऊदी से हुमायूं कबीर ने किसको भारत बुलाया है और अब उनकी पहचान क्यों छिपाई जा रही है, और कार्यक्रम के बाद अचानक ये मेहमान कहां गायब हो गए? ये वाकई सऊदी के शेख थे या कोई बहरूपिये, जिन्हें शेख का लिबास पहनाकर हुमायूं ने बाबरी के मंच पर अभिनय करने के लिए उतार दिया। डीएनए मित्रों, एक विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में जो विवादित ढांचा खड़ा किया था, उसके गिराए जाने के बाद 1992 में देश की राजनीति बदल गई थी। क्या 2025 में जिस बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली गई है, यह पश्चिम बंगाल और देश की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबरी वायरस का संक्रमण जब समूचे देश में अब पसरता दिखाई दे रहा है। एक बड़ी आबादी बाबरी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। जब एक अतिवादी ने कट्टरपंथियों की बाबरी फौज खड़ी कर दी है, तब दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली बात यह कि करीब 4 महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, और दूसरी बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में जो बाबरी के नाम पर विवाद का बीज बोया गया है, उसके केंद्र में भले ही हुमायूं कबीर दिख रहे हैं, लेकिन नेपथ्य में कोई और भी है, जिन्होंने बाबरी फौज के नए सरदार के तौर पर हुमायूं कबीर को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। देश भर में बाबरी वायरस फैलाने वाले हुमायूं कबीर जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा अब चेहरा बन गए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या यह सच है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जहां ईंटें जमा हुई, जहां मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जहां हजारों की तादाद में बाबरी फौज जुटी थी, बाबरी वायरस से संक्रमित कट्टरपंथियों की बहुत भीड़ थी, वहां पर ममता बनर्जी की पुलिस खड़ी हुई थी, सब देख रही थी, बाबरी फौज की सुरक्षा कर रही थी। हुमायूं कबीर ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि पुलिस उनके साथ है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो ममता बनर्जी की मर्जी से हो रहा है।
ममता बनर्जी ने ही हुमायूं कबीर को खड़ा किया है, लेकिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर चुकी टीएमसी इसे खारिज कर रही है। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर के स्पॉन्सर बीजेपी ही है। हम आपको सुनाते हैं बाबरी फौज के कट्टर सरदार पर किस तरह सियासी प्रहार पलटवार जारी है। हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है और ममता बनर्जी ये जानती हैं जो आगामी चुनाव है वो ममता बनर्जी हार चुकी है। डीएनए मित्रों, स्पॉन्सर जो भी हो, लेकिन यह तो सर्वविदित है कि हुमायूं कबीर को बड़ा नेता बनाने में ममता बनर्जी की अहम भूमिका से उनको नकारा नहीं जा सकता। 2011 में कांग्रेस से जीते हुमायूं कबीर ने 2013 में पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी ने ही हुमायूं कबीर को मंत्री बनाया। टीएमसी उनके कट्टर और विवादित बयानों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी करती रही। डीएनए मित्रों, ऐसे में हुमायूं कबीर के बयानों में कट्टरता की मात्रा बढ़ती गई। अब वही हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर एक ऐसा मुस्लिम नेता बन गए हैं जो कट्टरपंथियों के चहेते हैं, जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। सोचिए, अगर हुमायूं कबीर कट्टरवाद की प्रयोगशाला से निकलकर बाबरी वायरस को नहीं फैलाते तो उन्हें कितने आम लोग पहचानते। इससे पहले बंगाल से बाहर कितने लोग उन्हें जानते थे, लेकिन आज वो बाबरी वायरस से संक्रमित लोगों के आइकॉन बन गए। डीएनए मित्रों, सोचिए, एक बाबरी वायरस ने कैसे हुमायूं कबीर को कट्टरपंथियों के बीच स्थापित कर दिया। अब तक ओवैसी खुद को मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर रहे थे। जब जब और जहां जहां चुनाव होता था वहां ओवैसी खुद को मुसलमानों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से निकलकर हुमायूं कबीर ने अब अपनी राष्ट्रीय पहचान बना ली है। अब तक ओवैसी बाबरी ढांचे का जिक्र कर गोलबंदी करते रहे, लेकिन हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखकर कट्टरवाद की नई लकीर खींच दी है। बाबरी वायरस फैलाकर दबी हुई चिंगारी को भड़का दिया है। हुमायूं कबीर ने विवादित बाबरी की नींव रखकर नेता, मौलवी, मौलाना सबकी जो जमीनें थी उनको खिसका दिया है। यही कारण है कि आम मुसलमानों को हुमायूं कबीर कबूल है, लेकिन जो कथित रहनुमा हैं वो कट्टरवाद के नए सरदार पर क्रोधित हैं। हम आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर को लेकर वो कह क्या रहे हैं। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। Babri Masjid issue is always a very sensitive issue, so this issue should not be raised at the political level, and there is no need of raising such issues. डीएनए मित्रों, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि हुमायूं कबीर ने विशुद्ध रूप से नफरत का संक्रमण फैलाया है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन यह भी सच है कि जिस नफरत को हुमायूं कबीर ने मूर्त आकार दिया है वो तमाम मौलवी, मौलाना और कट्टरपंथी नेताओं के दिमाग में बरसों से है। ऐसा नहीं है तो वो आज भी राम मंदिर पर अदालत के आदेश को सहज स्वीकार करने से क्यों बचते हैं। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर को पता है कि उन्होंने बाबरी वायरस फैलाकर अपने पीछे कितने लोगों को खड़ा कर लिया है। यही कारण है कि वो अब अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल में सत्ता समीकरण बनाने में जुटे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि बाबरी के क्लोन की नींव रखकर वो कैसे 60 से ज्यादा सीटें जीतने का अब दावा कर रहे हैं। 90 सीट 42 से 82 तक 42%, 42 से 82%, 90 सीट है। तो आज के दिन के बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, सीपीएम वाला, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी, वो आईएसएफ सब मिलके लड़ाई में चुनाव में उतरेगी तो मैं 30%, 32% चुनाव में वोट मिलेगी तो मैं 90 सीट से 60 से 70 सीट में चुनाव जीत जाएगी। मैं दिखा देगी आपको। डीएनए मित्रों, इस आत्मविश्वास का आधार बंगाल की करीब 28% मुस्लिम आबादी है। 72 सीटें ऐसी हैं जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम, जबकि 100 सीटों पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। इन्हें गोलबंद करने के लिए हुमायूं कबीर ने बाबरी वायरस फैला दिया। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर टीएमसी पर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट टीएमसी को ही जाता है। 2021 के चुनाव में मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जरूर मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा किया था, पर वो असफल रहे।
लेकिन हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने से पहले ऐसा संक्रमण फैला दिया है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। यह बीजेपी को भी पता है। यही कारण है कि जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के क्लोन की नींव रखी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी बाबरी ढांचा विध्वंस को याद कर शौर्य गाथा गा रही थी। बीजेपी ने इस बार 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया है, तो योगी आदित्यनाथ ने इसे कलंक मिटाने की तिथि बताया है। यानी मित्रों, योगी आदित्यनाथ का बाबरी ढांचे को कलंक कहना और बीजेपी का आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में प्रचारित करना, इसके सियासी संकेत स्पष्ट हैं और उसका असर यूपी से बंगाल तक दिख सकता है।